हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी से मिलने के लिए मैं आपका मयंक सर आ चुका हूं। और जैसा कि हम लोग क्लास 11th के लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 4 लेक्चर इस चैप्टर के अपलोडेड हो गए हैं और ये आज का हमारा 5वां चैप्टर होगा, जिसमें रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस हमारे पास होंगे और एक नए टॉपिक की शुरुआत होगी। आई होप सो लगातार आप जुड़े हैं और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होगे। ठीक है, बदमाशी मत करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। तो मेरे पास कुछ लिखे हुए यहाँ पे हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में बहुत सारे टर्म्स को मैं आपको बता चुका हूँ और अभी आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ डायमेंशन पावर का। तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, तो फॉर्मूला अगर याद है तो आप उनका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे पावर की। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर बराबर होता है क्या? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और अगर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है तो यहाँ पर डायमेंशन बहुत जल्दी आएगा। सबसे पहले मुझे वर्क का डायमेंशन याद होना चाहिए। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? वर्क का डायमेंशन होता है ml2 t का -2। अब टाइम का क्या हो जाएगा? t हो जाएगा भाई। तो जैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, टाइम तुम्हारा कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो भाई बताओ क्या हो जाएगा? m तो हमारा m ही रहेगा, l हमारा 2 हो जाएगा, t बताना क्या होगा? -2 ऊपर है, ध्यान रखना, -2 ऊपर है और नीचे भी तुम्हारा t है। जब नीचे वाला t ऊपर आएगा तभी यहाँ पे t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा t की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो t की पावर -2 है, नीचे वाला का -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। इसका मतलब आपका डायमेंशन हो जाएगा ml2 t की पावर -3। ये तुम्हारा पावर का क्या है? डायमेंशन है। बात समझ में आ रही भाई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? इशू तो नहीं है भाई? ठीक है, बेहतर। थोड़ा सा जल्दी रखेंगे, छोटे से टॉपिक है और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। दूसरा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का डायमेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं बात करूं फोर्स अपॉन एरिया का, तो फोर्स भाई क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt का -2 होता है। एरिया का क्या हो जाएगा? एरिया का तुम्हारा हो जाता है l2। आगे सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है भाई सबको? आगे अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा। m तो तुम्हारा m ही रहेगा, l की पावर यहाँ पर 1 है, नीचे वाला आएगा तो क्या होगा? l की पावर -2 हो जाएगा और t की पावर -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एम एल और यहाँ पे 1 है, आ जाएगा। आगे अगर इसको बढ़ाया जाए, अगर आगे बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा? m का m रह जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, प्लस माइनस माइनस, l की पावर क्या हो जाएगा? -1, t की पावर हो जाएगा -2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? बेहतर। स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन जो होता है, अभी जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे ना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको स्ट्रेन पढ़ाया जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है? तो डायमेंशन में ऐसी कई क्वांटिटीज होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं। उनमें से एक होता है स्ट्रेन। आपका स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशन लेस होते हैं, है ना? तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और इसका मतलब ये हो जाता है, अगर मैं बात करूं, ये आपका डायमेंशन लेस होता है। ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में पूछा जाए ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि डायमेंशन लेस होती हैं, तो उनमें से आपका एक स्ट्रेन भी आता है। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करें, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L। F मतलब फोर्स, डायमेंशन क्या होगा? mlt-2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंबाई किस में आ जाएगी? L में आ जाएगी। L ऊपर जाएगा तो बताओ क्या है? यहाँ L की पावर 1 है, यहाँ L की पावर क्या है? यहाँ भी 1 है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और जैसे ही -1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा m t का -2, क्योंकि यहाँ पे L की पावर 1 है, ये जाएगा L की पावर -1, तो mt-2 हो जाएगा। आगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन एरिया। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन एरिया। इसका मतलब अगर वर्क डन की बात करेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा ml2 t का हो जाएगा -2 अपॉन एरिया। एरिया का डायमेंशन हो जाएगा L2। आगे बढ़ाएंगे, आप समझदार हैं। L2 ऊपर प्लस में है, L2 नीचे भी प्लस में है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और अगर समझ में आ रही बात कि नहीं भाई?
अगर ध्यान दीजिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ml2 यहाँ पर है, यहाँ पे -2 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ाया जाए तो आप समझदार हैं कि आगे क्या होगा, आगे आप समझदार हैं, बोलो क्या होगा भाई, m l से l कैंसिल हो जाएगा ये, और t की पावर क्या बचेगा, t की पावर -2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बेहतर, कोई दिक्कत किसी को नहीं? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, और बहुत सबसे आसान होता है। आज का मतलब 1/t इसका डायमेंशन हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे तो t की पावर -1 मिलेगा, ये इसका डायमेंशन होगा। अब पेपर बनाते समय जब हम लोग स्कूल में टेस्ट पेपर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा अलग कुछ क्वेश्चन दिया जाए। ये सारे तो बच्चे याद करके बैठे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिनको पेपर में डालना कंपलसरी है। जैसे खाने में नमक, खाना बन गया बहुत अच्छा बना लेकिन खाने में नमक नहीं पड़ा, नमक नहीं पड़ा खाना बेकार है। वैसे यहाँ पर भी डायमेंशन में, डायमेंशन का टेस्ट होना है, पेपर बनना है, और डायमेंशन में अगर प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और स्टीफन कांस्टेंट तीन है, तीनों में से अगर एक ना मिले तो पेपर ही समझिए कि अधूरा है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी, और एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन ml2 t का हो जाएगा -2 अपॉन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन ये है t-1। अगर ध्यान देने वाली बात है तो फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t-1। और आगे अगर बढ़ाया जाए ये रहेगा m, तो m रहेगा, l तुम्हारा 2 रहेगा, t की पावर -2 रहेगा, और ये वाला जब ऊपर आएगा तो t की पावर 1 हो जाएगा। आप समझदार हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी यहाँ पे t की पावर -2, यहाँ पे t की पावर 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हो जाएगा भाई, m तो m ही रहेगा, l2 हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ध्यान देना। बताओ भाई कोई समस्या? एनर्जी ml2 t-2 t-1 और ml2 t-2 t सही है। अच्छा, तो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट को आप ध्यान रखिएगा भाई, इनको छोड़ना नहीं है, पेपर बनेंगे तो याद रखिएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और स्टीफन कांस्टेंट, लगभग सारे स्कूलों में जब टेस्ट होते हैं तो इन तीनों में से एक तो आ ही जाता है। अब आगे बात करेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा सही है, एनर्जी का डायमेंशन हो गया ml2 t का -2, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ml2 t-2। और टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, k हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ml2 t-2 और k-1, ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा भाई, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, और एनर्जी का डायमेंशन है ml2 t-2 अपॉन k लगाया, के ऊपर लाया -1, काम खत्म। तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन करेंगे हम स्टीफन कांस्टेंट की, और स्टीफन कांस्टेंट की अगर बात करते हैं फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू क्या हो गया, इनटू टाइम हो गया, और इनटू क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है भाई। तो अगर यहाँ बात करें डायमेंशन, देखिए एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml2 t का हो गया -2 अपॉन एरिया, एरिया का क्या होता है, एरिया का तुम्हारा L2 होता है, यहाँ पे टाइम है, टाइम का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और टेम्परेचर, टेम्परेचर हो जाएगा k, और k की पावर 4 है, इसका मतलब k का पावर 4। बात समझ में आ रही? सबको ऊपर लेके आओ, देखो भाई क्या होगा, m तो तुम्हारा m ही रहेगा, L2 यहाँ पे था, नीचे वाला L2 आके -2 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर t की पावर -2 पहले से था, ऊपर वाला t की पावर -1 हो जाएगा, और k की बात करें तो -4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस खेल खत्म, पैसा आ जाए, m यहाँ m हो जाएगा, और l तुम्हारा कहानी खत्म हो गया, और t की बात करें t हो जाएगा तुम्हारा -3, k की पावर -4, ये तुम्हारा डायमेंशन हो गया, स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। यहाँ तक क्या सभी को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? आ रही है तो नोट कर लीजिए, और नोट करिए फिर हम आगे अगला पार्ट शुरू करते हैं। जैसा कि बेसिक जो डायमेंशन जो पेपर में आते हैं स्कूल लेवल पे, वो सारे डायमेंशन मैंने आपको करवा दिए। तो वो सारे डायमेंशन मैंने आपको करवा दिए,
इसके अलावा भी लक्ष्य डायमेंशन मैं आपको करवाता रहूँगा, लेकिन चैप्टर को आगे बढ़ाना होता है, बहुत बच्चों की डिमांड होती है, इसलिए सिलेबस को जल्दी ख़त्म करना है। कोशिश करते हैं, आपके साथ हम भी लगे हुए हैं। बहुत हेक्टिक हो जाता है, सुबह स्कूल में पढ़ाना, शाम को कोचिंग में पढ़ाना, और कोचिंग में पढ़ाने के बाद जो समय मिलता है उसमें आपके साथ यहाँ पर आना। लगभग 11 से 12 घंटे हो जाते हैं। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर आ पाऊँ। सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी पड़ती है, फिर भी चलिए देखते हैं। तो बेसिक तो बताऊँ, तो आपने डायमेंशन पढ़ लिया, डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन कितने तरीके के होते हैं वो तुम जान गए, और बहुत सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे मैंने बता दी, यूनिट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशन। एक्चुअली सर डायमेंशन का यूज़ है क्या, यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की बात करें तो सिलेबस के अनुसार बताऊं, डायमेंशन का बेसिकली यहाँ पर 3 इस्तेमाल करके आपको बताया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से। अगर मैं बात करूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ यूजेस ऑफ डायमेंशन, यानी यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। पहले इस्तेमाल की बात करें तो यहाँ पर अगर पहले इस्तेमाल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया था। मैंने आपको 4 सिस्टम ऑफ यूनिट बताए थे, MKS, CGS, FPS और SI। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें डायमेंशन की सहायता लेनी पड़ती है, बिना डायमेंशन के हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी अगर मैं बताऊं 3 पॉइंट है, तो पहला टू कन्वर्ट वन सिस्टम, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए डायमेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे की मैं बात करूं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, दूसरा होता है। एक बार लिख लूं फिर समझा रहा हूं बेटा, है ना। तीसरा, अगर तीसरे की बात करें, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी अगर मैं बात करूं मोटा मोटा अगर आपको समझाना चाहूं तो डायमेंशन एनालिसिस का बेसिकली 3 इस्तेमाल हमारे पास होता है। पहला, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के तरीके को हम डायमेंशन एनालिसिस से समझ सकते हैं। दूसरा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में हमें यह समझाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई अगर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, तुमसे पूछा जाए कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत, तो कैसे बताओगे भाई। अगर रटा हुआ है, याद है, तब तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर नया फॉर्मूला तुम्हारे सामने दे दिया जाए और पूछा जाए कि बेटवा यह बताओ कि फॉर्मूला सही है कि नहीं, सही है या नहीं है, तो डायमेंशन की मदद से, डायमेंशन की हेल्प से हम पता कर लेते हैं कि जो फॉर्मूला आपने दिया है वो सही है या नहीं है। तीसरा, अगर यहाँ लिखा है टू डिराइव द न्यू रिलेशन, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, है ना। मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में, तीसरे या चौथे, कई फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन बनता है उसको भी डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से डराइव किया जाता है। अभी मैंने लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, और स्कूल में मैंने पेपर बनाया था और पेपर डिजाइन किया था, तो सबसे इससे तीनों पॉइंट से, तीनों टॉपिक से मैंने क्वेश्चन पेपर में डाल रखे थे, है ना। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, पेपर वगैरह में आता है। तो एक एक करके सबके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने बात करने जा रहा हूं इसके लिए, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट, दोबारा क्यों लिख रहा हूं, रफी कर दूं, एक सेकेंड, देखो भाई, चलो ठीक है,
देखो भाई, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो डिजाइन तो बना दे पहले। हाँ, डिजाइन के बिना कहाँ काम चलेगा। चलो, तो एक पहला सवाल बेसिक एग्जांपल की सहायता से लेते हैं और बहुत आराम से समझाने का प्रयास करूंगा, कोशिश है कि आप तक पहुंच जाए। तो एक छोटा सवाल है, जैसे कि मैं फोर्स की बात करता हूँ, फोर्स की एसआई यूनिट तो न्यूटन होती है, सही बात है, लेकिन सीजीएस की बात करें तो वो डायन होती है ना। डायन, हाँ वही जो तुम सुन रहे हो। तो एक न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, ये हमें कैसे पता करना पड़ेगा। यानी अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास सवाल आ गया एग्जाम्पल के माध्यम से, कन्वर्ट कन्वर्ट वन न्यूटन कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू डाइन, एक न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट करिए। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक एक तरीके को आप समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। अब इसको करने का तरीका समझिए क्या है। सबसे पहले यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करूंगा और देखिए, अगर जिस भी यूनिट को मुझे कन्वर्ट करना है, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें उसका डायमेंशन पता होना चाहिए। यानी कि मैं बात कर रहा हूं न्यूटन की, और न्यूटन जो होती है ऐसा यूनिट होती है फोर्स की। यानी पहला काम तो यह है कि आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है, बोलो, MLT-2। यानी जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, और ये पेपर में आया सवाल है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का जो डायमेंशन होता है क्या होता है भाई, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 होता है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। अब धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास यूनिट को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था Q बराबर N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यानी मेरे पास फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, N1U1 बराबर N2U2। कुछ याद आ रहा है, N1U1 बराबर क्या होता है, N2U2। इसी फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूं N1U1 बराबर N2U2 की, तो U1 है क्या, या U1 है कितना। तो U1 की जैसे ही बात करेंगे तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, मैंने कहा सर M1 L1 T1, और इनकी पावर की बात करें अगर, तो मैंने कहा A है, B है, और यहाँ पावर मैंने C कर दी। और ऐसे अगर मैं बात करूंगा U2 की, तो अगर U2 की बात करूंगा, डायमेंशन मैंने कहा कि M2 है, L2 है, मैंने कहा T2 है, इनकी पावर मैंने कहा A है, B और C है। तो ये तरीका होता है। अब अगर फॉर्मूले में लिखा जाए N1U1 बराबर N2U2 में, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बताना। N1U1 की वैल्यू क्या है, U1 की वैल्यू बताओ, M1 L1 T1 डब्बा बंद A B और C बराबर, अगर मैं बात करूं N2 की, तो डब्बा खोल के क्या लिखेंगे भाई, M2 L2 और T2, पावर क्या लिख लीजिए, A B और C। बताओ यहां तक सबको समझ में आ रहा है ये। अब भाई यहाँ पर दो ही चीज होगी, या तो N1 दिया रहेगा तो N2 पूछ लिया जाएगा, या N2 दिया रहेगा तो N1 पूछ लिया जाएगा। इन्हीं को आपस में बदलना होता है और आगे फॉर्मूला बढ़ जाता है। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लिखा है कन्वर्ट वन न्यूटन, तो ये हमारा N1 है, ठीक है, ये हमारा N1 दिया है और N2 हमसे पूछा गया है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। 1 न्यूटन, ये N1 दे दिया और पूछा कितना, तो N2। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर N2 निकालना हो, तो N2 बराबर क्या होगा भाई, N2 को यहाँ पे छोड़ करके इस सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं भाई। जैसे ही नीचे आएगा बताना क्या होगा, सर N2 बराबर हो जाएगा, बताना जल्दी से। अरे ये नीचे आएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो नीचे जैसे ही आ जाएगा बताओ क्या आ जाएगा, सर N1 हो जाएगा। बताना क्या लिखेंगे। हमने कहा अरे भाई क्या हो रहा है, हमने कहा M1 L1 T1 डब्बा बंद A B और C हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। चलो अगर मैं इसकी बात करूं तो बताओ ये पूरा नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, M2 L2 और T2, पावर क्या हो गई, A B और C। अब A B C कंपेयर कर साथ में करते हैं, देखो भाई, तो N2 बराबर मैंने कहा N1 है। चलो
अब बताओ, मैं एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर m1 अपॉन m2 लिख सकता हूँ? इनकी पावर मैंने कहा a। अब मैंने कहा L1 अपॉन L2 कर दूंगा, इनकी पावर हो गई b। और अगर मैं यहाँ बात करूँ T1 अपॉन T2 कर दूंगा, इनकी पावर हो गई यहाँ पर c। बताओ यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब मुझे सबकी वैल्यू पता हो जाए, सबकी वैल्यू उठा करके रख देंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। अच्छा, n1 की वैल्यू तो मालूम है 1। क्या इनकी वैल्यू तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम तो पता लग जाएगी। सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो ए बी सी की वैल्यू कंपेयर की जाती है यहाँ से, कहाँ गया, इनसे। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो m के ऊपर डायमेंशन क्या हो गया, m के ऊपर डायमेंशन आपका a हो गया। l की बात करें तो l के ऊपर डायमेंशन क्या हो गया, b हो गया। और t की बात करें, t का डायमेंशन यहाँ पे 1। ठीक, यानी अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ भी वैल्यू क्या है, 1 है। और अगर c की बात करें तो यहाँ भाई -2 है, तो टाइम की बात हो रही है तो c बराबर क्या हो गया, -2। यानी स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है, जिसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसका डायमेंशन पता होना चाहिए। मैंने रख दिया, फॉर्मूला था, मैंने फॉर्मूला यहाँ पर ला दिया। उसके बाद हम ए बी सी को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। डायमेंशन के पास गए, यहाँ m की पावर 1 थी, इसको कंपेयर कर दिया तो 1 आ गया। l की पावर 1 थी, कंपेयर करके 1 आ गया। और अगर t की पावर -2 है, कंपेयर करके ला दिया। अब m1 m2 l1 l2 t1 t2 कितना होगा वो देख लीजिए। हम जा रहे हैं MKS सिस्टम से, हम जा रहे हैं MKS सिस्टम से कहाँ पर, CGS में। तो जैसे लिखेंगे तो देखिएगा, m1 की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है 1 किलोग्राम, बोलो हाँ या नहीं। और 1 किलोग्राम को अगर ग्राम में लिखा जाए तो आप जानते हैं 10 की पावर 3 ग्राम यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर अगर मैं m2 की बात करूँ तो m2 हमारा हो जाएगा 1 ग्राम। अब यहाँ पर मैं L1 की बात कर रहा हूँ, L1 यहाँ पे 1 मीटर होता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 2 मीटर हो जाएगा, बोलो हाँ नहीं, सॉरी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ अगर मैं बात करूँ L2 की तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। T1 की अगर मैं बात करूँ, टाइम यहाँ पर 1 सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं T2 की बात करूँ, यहाँ भी टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा। N1 की अगर मैं बात करूँ तो N1 की वैल्यू यहाँ पर 1 दिया गया है, N1 की वैल्यू 1 दिया गया है। और N2 की वैल्यू तुमसे क्या की गई है, पूछी गई है। सब कुछ दिया है, उठा के रख दो। मैंने खाना बना दिया है, तुम जा करके खा लो। जैसे रखोगे देखो भाई, तो N2 बराबर हो जाएगा, N1 का मान कितना है, 1, डब्बा 1। बताओ M1 की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 3 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 1, पावर क्या हो गई है 1। अब यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ L1 की, L1 की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 2, L2 की वैल्यू क्या है 1, पावर कितनी आ गई बेटा 1। अगर T1 की बात करें 1 अपॉन 1, यहाँ पे हो गया -2, बोलो हाँ या नहीं। बस खत्म, नीचे 1 1 1 1 1 1 1 1। अगर मैं बात करूँ तो N2 बराबर हो गया 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2। इनका काम हो गया खत्म, यानी आपके सामने N2 बराबर आ गया 10 की पावर 5। N2 बराबर क्या आ गया, 10 की पावर 5। इसका मतलब ये है कि एक न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। यानी अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक सवाल करो लेकिन बढ़िया सा करो कि दिमाग में बैठ जाए। मैं बहुत लिमिटेड सवाल कराता हूँ, जो कराता हूँ समझ में आ जाना चाहिए। दोबारा सुनिएगा, एक न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले स्टेप क्या होंगे, जिसको आप कन्वर्ट करने जा रहे हो उसका डायमेंशन मालूम होना चाहिए। न्यूटन हमारी फोर्स की यूनिट होती है ना, उसका डायमेंशन mL/t-2 होता है। ये हमारे यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला है, N1U1 बराबर N2U2। जो पूछा जाए वो लगाना है, सबकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, जो पूछा जाए वो लगाना है, साथ में लिखना होता है
ए बी सी को कंपेयर कर दीजिए। जैसे कंपेयर करोगे, इस फॉर्मूले से कंपेयर किया जाता है, यहाँ वैल्यू ये कंपेयर हो गई, यहाँ की वैल्यू यहाँ से कंपेयर हो गई, यहाँ की वैल्यू यहाँ से कंपेयर हो गई। कंपेयर करते ही हम इसको हमेशा बनाते हैं जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं। कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू लिख दिया, फॉर्मूला रख दिया, काम खत्म। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ टाइम हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आना चाहिए। ना आए तो बताना, दोबारा बताऊंगा और नए तरीके से बताऊंगा। बहुत सारे सवाल कराने हैं, इसको नोट कर लीजिए तो आगे बात करते हैं। और कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है आजकल? क्योंकि होता क्या है कि स्कूल में जब पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, सामने फेस टू फेस रहते हैं, और कोशिश करता हूँ कि उनकी हेल्प कर सकूँ, उनकी मदद जितनी संभव है उतनी कर पाता हूँ। तो अगर आप लोग भी जुड़े हुए हो और जो भी टॉपिक से रिलेटेड, जब पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है, तो एक बार ज़रूर डिस्कस करिए, है ना, और कनेक्ट करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आज का हमारा सवाल इतना ही था। अभी कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू 9। तो अगला सवाल और कराएंगे, परेशान नहीं होना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगातार जुड़े रहिए।